आज हमने पढ़ना है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। देखो, हम बार बार एक ही बात करते हैं कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। न्यूक्लियस के पास है अगर इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस से दूर है इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्शन कम होगी। ये जनरल पढ़ते हैं। हम हमेशा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो बैठा हुआ है। जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, वो उसके साथ और भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा सेम चार्ज होता है, सेम होता है चार्ज। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर कर रहे हैं और वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज है, तो वो सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल भी तो कर सकते हैं, रिपेल करते होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन जिस पे हम न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, उसी इलेक्ट्रॉन पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सिव इफेक्ट भी होता है, रिपल्शंस भी उसको मिलती हैं। उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अट्रैक्शन तो मिल ही रही है, उसको बाकी इलेक्ट्रॉन से रिपल्शंस भी मिल रही हैं। तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स से रिपल्शंस मिलने की वजह से उस इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन को उतनी अट्रैक्शन नहीं मिल पाती न्यूक्लियस से जितने न्यूक्लियस पे चार्ज है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यूक्लियस पे जितना चार्ज है, मान लो न्यूक्लियस पे 20 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को 20 पॉजिटिव चार्ज जितनी अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी, बट क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी उसको रिपेल कर रहे हैं, उसके पास नेट अट्रैक्शन कम रह जाएगी, नेट अट्रैक्शन कम रह जाएगी। उस नेट अट्रैक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कितनी नेट अट्रैक्शन फील कर रहा है उसको हम हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? Z इफेक्टिव से, Z इफेक्टिव। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जो नेट अट्रैक्शन मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, वो एक्चुअल न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे कम अट्रैक्शन मिल रही है। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एटॉमिक नंबर के इक्वल है, न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं इसको। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, उतनी अट्रैक्शन तो नहीं मिल रही, अट्रैक्शन कम हो गई। अट्रैक्शन किसकी वजह से कम हुई? बाकी इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से कम हुई। बाकी इलेक्ट्रॉन्स ने रिपेल किया उस इलेक्ट्रॉन को, जिस वजह से नेट अट्रैक्शन कम हो गई। ठीक है, तो वो जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से रिपल्सिव फोर्सेस मिल रही हैं, उसे बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अगर हमें नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, अगर हमें नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे? टोटल न्यूक्लियर चार्ज में से शील्डिंग इफेक्ट को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को माइनस कर दो, टोटल अट्रैक्शन में से रिपल्सिव फोर्सेस को माइनस कर दो, आपके पास नेट अट्रैक्शन आ जाएगी जो एक इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्लियर है? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से, टोटल न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे Z से, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन नेट कितनी अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस से, और ये निकालना बहुत ज़रूरी है।
इसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं किसी स्पीशीज का साइज कितना है, कितना वो साइज शो कर रहा है, कितनी उसकी आयोनाइजेशन थेरेपी होगी, कितनी इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होगी, ये सारी चीज़ें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से फाइंड आउट की जा सकती हैं। आगे हमने यूज़ करना है इसको, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने में, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकालने में कौन हमारी हेल्प करता है? स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल के बारे में हमको पढ़ना है। बाय यूजिंग स्लेटर्स रूल वी कैन कैलकुलेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला। स्लेटर्स रूल में हमको क्या बताया गया है, हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक अगर सिंपल सा एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, आप ऐसे मान सकते हैं, इसको ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। मान लो मैंने फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, थर्ड शेल में भी 8 फिल हो गए, फोर्थ शेल में 4s में मैंने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर दिया। मैं 4s2 तक कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ, ठीक है। अब स्लेटर्स रूल में बताया गया है कि मुझे ना ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास नेट न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कितनी है, ये नेट कितनी अट्रैक्शन को फील कर रहा है, ये स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं वो किस शेल में आ रहा है? फोर्थ शेल में आ रहा है। वो फोर्थ शेल में आ रहा है, तो इस फोर्थ शेल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। एक शेल जिसे हम कंसिडर कर रहे हैं वो जिस शेल में है, वो जिस शेल में है उसके साथ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको रिपेल नहीं कर पाते, ठीक है। वो कम अमाउंट में रिपेल करेंगे, उस कम अमाउंट में रिपल्शन को एक वैल्यू दी गई है 0.35। तो अब ये कह सकते हैं कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, जो सेम शेल का इलेक्ट्रॉन है, सेम शेल का इलेक्ट्रॉन वो कितनी वैल्यू से शील्डिंग इफेक्ट शो करेगा? 0.35 वैल्यू से, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, यहाँ पे N इंडिकेट कर रहा है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जिस इलेक्ट्रॉन को मैं कंसीडर कर रहा हूं उसको छोड़कर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में वो 0.35 वैल्यू से शील्ड करेंगे। 0.35, 0.35 वैल्यू से शील्ड करेंगे वो। वैलेंस शेल के जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 0.35 वैल्यू से वो शील्ड करते हैं। यहाँ तो बात क्लियर हुई। सेकंड, N-1 शेल, अगर मैं N-1 शेल की बात करूं, N-1 का मतलब सेकंड लास्ट शेल। अगर N लास्ट शेल है तो N-1 क्या होगा? सेकंड लास्ट शेल। सेकंड लास्ट शेल को पेनल्टीमेट शेल भी बोलते हैं हम। पेनल्टीमेट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज़्यादा इफेक्टिव हैं रिपेल करने के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके शील्डिंग इफेक्ट को वैल्यू दी गई है कितनी? 0.85। वो 0.85 वैल्यू से शील्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें N-2 शेल और इनर शेल, देखो ये लास्ट शेल है, इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 0.35 वैल्यू से रिपेल करेंगे। सेकंड लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 0.85 वैल्यू से शील्ड करेंगे। इसके अंदर वाले जितने भी शेल्स हैं उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल्ली 1 वैल्यू शो करेंगे, 1 वैल्यू से रिपेल करेंगे।
सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं शील्डिंग इफेक्ट के लिए, सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली शील्ड करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू 1 होती है। तो इस डेटा को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। उस शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू को एटॉमिक नंबर में से माइनस करेंगे, मेरे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। जैसे इसी केस में मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, 20, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20। तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो 20 पॉजिटिव चार्ज है, 20 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को 20 पॉजिटिव चार्ज जितनी अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी, बट मैंने कहा कम मिलेगी, ठीक है। कम क्यों हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो वो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। मैंने कहा ये वाला इलेक्ट्रॉन 0.35 वैल्यू से शील्ड कर रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1 × 0.35 प्लस जो सेकंड लास्ट शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स 0.85 वैल्यू से शील्ड करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 × 0.85 और अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 वो 1 वैल्यू से शील्ड कर रहे हैं, तो 10 × 1, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Z इफेक्टिव इज इक्वल टू 20 माइनस, इसको सोल्व करेंगे 0.35 आया, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 0.68 आएगा, सॉरी 6.8 आएगा, और इसको सोल्व करके 10 आया। 20 माइनस इसको सोल्व करेंगे 5, यहाँ पे आएगा 5 1.17, इसको माइनस करने के मेरे पास आंसर आएगा 2.85। तो देखो कितनी वैल्यू से अट्रैक्शन कम हो चुकी है। इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी 20 पॉजिटिव जितनी, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन मिलनी चाहिए थी, बट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अट्रैक्शन कम हो गई। कितनी रह गई, सिर्फ पॉजिटिव 2.85 जितनी अट्रैक्शन रह गई। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतनी सी अट्रैक्शन मिल रही है। 17.15 वैल्यू से इसकी अट्रैक्शन कम हो चुकी है। 17.15 वैल्यू से अट्रैक्शन कम हो चुकी है, किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो जो अंदर भरे हुए शेल्स हैं, जो इनर फुली फील्ड शेल्स हैं, वो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करते हैं, उसे बाहर को धकेलते हैं, उसे रिपेल करते हैं, और उसके पास इसी वजह से नेट अट्रैक्शन कम हो जाती है। डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए जो एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, ये वाली, ठीक है। एक एटम बनाकर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस केस में मैं सबशेल्स भी शो कर देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन्स मैं रेड से शो कर देता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में अगेन 6, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। देन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आपको शो कर दिया। अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। ये मेरे लिए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए मैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सबसे पहला रूल ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले चीज़ का ध्यान रखोगे, जिस डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके वैलेंस शेल में, उसके बाहर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट के लिए कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं करते। तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल नॉट शो एनी कंट्रीब्यूशन, ये कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं करेंगे, ठीक है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू डी सबशेल will not contribute for shielding effect. तो shielding effect के लिए कोई contribute नहीं करेंगे. उसके बाद जिस डी सबशेल में हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसी डी सबशेल में जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.35 वैल्यू से शील्ड करेंगे. ये हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है. इसको छोड़कर सेम सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो सेम सबशेल के जो बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.35 वैल्यू से शील्ड करेंगे. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम subshell will contribute with the value of 0.35. ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 0.35 वैल्यू से शील्ड करेंगे. तो क्या कंट्रीब्यूशन होगी इनकी? 5 इंटू 0.35 दैट इज 1.75. लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, डी सबशेल में प्रेजेंट जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इनर वाले जितने भी सबशेल्स हैं, उसके इनर वाले जितने भी सबशेल्स हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे 0.1 वैल्यू से शील्ड करते हैं. 0.1 वैल्यू से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स 0.1 वैल्यू से शील्ड करेंगे. inner subshell electrons will contribute with the value of 1. P वाले S वाले केस में ऐसा नहीं था. अगर इलेक्ट्रॉन P या S सबशेल में प्रेजेंट है तब n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन्स 0.85 वैल्यू से शील्ड करते थे, बट इस केस में 1 वैल्यू से शील्ड करेंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स. अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 वैल्यू से शील्ड कर रहे हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 + 6 18. तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 1 वैल्यू से शील्ड करेंगे, तो उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन 18 हो गई. तो टोटल यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे टोटल स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे? सिंपली ऐड करके. ये कंट्रीब्यूशन किसकी है? सेम सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की. और ये कंट्रीब्यूशन जो इनर सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐड करके आएगा मेरे पास 19.75. अब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे जो न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट के इक्वल होता है. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है आयरन का? 26 और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 19.75. माइनस करके मेरे पास आंसर आएगा 6.75. तो इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल रहा है इस डी सबशेल के रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को. तो इस तरह से डी या एफ सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है. मैं जल्दी एक बार फिर बता देता हूँ क्या किया हमने. जोन सा डी सबशेल में प्रेजेंट रेफरेंस इलेक्ट्रॉन था उसके बाहर वाले शेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कोई कंट्रीब्यूशन शो नहीं करते. उसी सेम सबशेल के जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेफरेंस को छोड़कर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं 0.35 वैल्यू से शील्ड करते हैं. और जो इनर वाले जितने भी सबशेल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट 1 वैल्यू से शील्ड करेंगे. इन रूल्स को यूज़ करके स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू निकालते हैं. जोन से भी एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, उसके लिए कुछ रूल्स हैं. एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अलग रूल हैं, पी वालों के लिए अलग हैं, डी वालों के लिए अलग हैं, एफ वालों के लिए अलग हैं. तो वो क्या क्या रूल्स हैं वो देखते हैं. फॉर
एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, सबसे पहली बात तो एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट उसे कहा जाएगा जो एस ब्लॉक में आएगा। एस ब्लॉक में कौन आएगा? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में एंटर करता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो एक एलिमेंट कौन से ब्लॉक का होगा वो हमें पता करना है। वो कैसे पता करेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है। अब कोई भी नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम ले लेते हैं 27 मान लिया। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 27 है, हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें, ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन तक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 18, देन 4s2 एंड 3d7। मतलब जो 27th इलेक्ट्रॉन है वो किस में गया? डी सब शेल में गया। 27th इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में गया तो ये वाला एलिमेंट जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है वो किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, डी ब्लॉक का लिया तो डी ब्लॉक के लिए रूल पढ़ लेते हैं पहले, एस के लिए बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर 27 जिस एलिमेंट का है वो एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। इतना पता लग गया कि पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स में से वो डी ब्लॉक का मेंबर है। अब उसकी पोजीशन क्या है? पोजीशन कैसे बता सकते हैं? ग्रुप नंबर से, पीरियड नंबर से। सबसे पहले पीरियड नंबर पता लगाने का क्या रूल है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो हमें पीरियड नंबर बताती है। यहाँ पे सबसे बड़ी एन की वैल्यू क्या है? 4। देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 आया, ये 3 शेल, थर्ड, ये 4। क्योंकि मैक्सिमम एन की वैल्यू 4 है और एन या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्योंकि मैक्सिमम एन की वैल्यू 4 है वो हमें पीरियड नंबर बताएगा। पीरियड नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज एन। ठीक है, तो इस केस में पीरियड नंबर क्या है? 4th है। जिस मैंने एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो 4th पीरियड से बिलोंग कर रहा है और ये रूल कभी चेंज नहीं होगा। एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए, सभी के लिए सेम है। पीरियड प्रिडिक्ट करने का रूल चेंज नहीं होता, वो सेम रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं ग्रुप नंबर पे। अगर मुझे किसी डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर पता करना है, आप क्या करो? जो एन एस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल के एस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस सेकंड लास्ट शेल के डी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐड कर दो। आखिरी शेल के एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। सेकंड लास्ट शेल के डी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 है। ठीक है, तो 2 + 7 क्या आ गया मेरे पास? 9। तो ये 9th ग्रुप नंबर है इसका। 7th पीरियड से बिलोंग कर रहा है और 9th इसका ग्रुप नंबर है। क्लियर है बात? ठीक है, इस तरह से हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन को पता कर सकते हैं। ये मैंने फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट कर लिया। एक चीज समझ आ गई? ठीक है, सेकंड, एक कोई और एटॉमिक नंबर ले लेते हैं हम। मैंने मान लो एटॉमिक नंबर ले लिया 32। अगर मैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे 32 एज्यूम करता हूँ तो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आर्गन कॉन्फ़िगरेशन, देन 4s2 3d10 4p2। ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास। d10 तक हमेशा 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। 3d10 तक 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि 4s2 के बाद 3d आता है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमने 32 एटॉमिक नंबर कंसिडर किया तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? अगले सब शेल में।
वो कौन सा है, 4p, वो 4p है, ठीक है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये p ब्लॉक एलिमेंट है। हम यहाँ पे फॉर p ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो मेरे पास एलिमेंट है ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। p ब्लॉक एलिमेंट क्या नाम होगा इसका, जर्मेनियम। जिंक के बाद आता है गैलियम, गैलियम के बाद आता है जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम। जर्मेनियम है, इसकी मुझे अगर पोजीशन पता लगानी है, पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो पीरियड नंबर यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ग्रुप नंबर, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स हाउ कैन वी कैलकुलेट ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स इन ns प्लस np प्लस 10। जो इलेक्ट्रॉन्स ns में है, जो इलेक्ट्रॉन्स np में है, उसमें 10 ऐड कर दो। ns np का मतलब है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में 2, 4p में 2, तो इसमें 2 आए, इसमें 2 आए, 10 ऐड करना है, कितना आया 14, तो ये 14th ग्रुप का मेंबर होगा। ये जो एलिमेंट है 32 एटॉमिक नंबर वाला, इसका पीरियड नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 14 है। ये p ब्लॉक का केस कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोई एक एलिमेंट एटॉमिक नंबर उसका लेते हैं, मान लो 19 लिया मैंने, 19 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गए। तो 19th किस में जाएगा, अगले सबशेल की बारी आती है 4s की, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये एलिमेंट किस ब्लॉक का है, s ब्लॉक का है, ठीक है, s ब्लॉक एलिमेंट है। ये हमारे पास एक s ब्लॉक एलिमेंट है, और इस s ब्लॉक एलिमेंट की हम बात करें, पीरियड नंबर तो सेम रहेगा रूल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जो कितनी है 4, इसका भी पीरियड नंबर 4 है, ठीक है। ग्रुप नंबर, अगर हम ग्रुप नंबर की बात यहाँ पे करते हैं, सिंपल, इसमें सिंपल रूल होता है इलेक्ट्रॉन्स इन ns, ns वैलेंस शेल के s सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, अगर इसका मजा नहीं आया इससे, अगर मैं एटॉमिक नंबर लेता हूँ 3, सिंपल सा है, वैसे तो सिंपल सा है, मजा क्यों नहीं आया, क्योंकि हर जगह ना पीरियड नंबर 4 ही आ गया, सेम आ गया। एक ये कर लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s1, ये भी s ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबशेल में एंटर किया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी s सबशेल का है, सॉरी s ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर इज 2, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 2 है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रुप नंबर की बात करें, क्योंकि s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो s ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए इन रूल्स को यूज करते हैं। हर किसी में पीरियड नंबर का तो कॉन्सेप्ट सेम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n हमको पीरियड नंबर बताती है। ग्रुप नंबर कैसे बताना है वो वेरी करता है, डी में कैसे, आखिरी शेल का ऐसे सब शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और n माइनस डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐड करो, ग्रुप नंबर आ जाएगा डी ब्लॉक का। p ब्लॉक की बात करें तो ns प्लस np, ns और np में वैलेंस शेल के s और p में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 10 ऐड करो, ग्रुप नंबर आ गया। पीरियड नंबर के लिए सेम कंसेप्ट, और s के लिए सिंपल, सबसे सिंपल है, s सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आखिरी शेल के s सब शेल में ns में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्रुप नंबर है, ठीक है। लास्ट हम करते हैं f ब्लॉक के लिए, फॉर f ब्लॉक एलिमेंट्स।
देखो वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी बाद में जाकर आते हैं, एटॉमिक नंबर काफ़ी हायर होता है इनका, और स्टूडेंट्स को लगता है कि इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। एक्चुअली सबसे इजी है, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना सबसे इजी है। सबसे इजी कैसे वो देखते हैं। मैं फिर से वही बात कहूँगा, पीरियड नंबर। यार पीरियड नंबर के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है फिर से सेम है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें क्या बताएगी, पीरियड नंबर बताएगी, ठीक है। बात आती है ग्रुप नंबर की, ये याद ही कर लेना है आपको। और भाई यहाँ पे ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने का कोई रूल ही नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर है ना वो 3 होगा। बड़ी सिंपल सी बात। कैसे, अगर हम इसको देखें, सारे के सारे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सेकंड ग्रुप के बाद ही स्टार्ट होते हैं, तो हम कहेंगे वो उसको थर्ड ग्रुप में ही मान लेते हैं हम। सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप माना जाएगा वो थर्ड ग्रुप होगा हमेशा, तो ग्रुप थर्ड आ गया। और पीरियड नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, इजी, सबसे इजी है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 होगा हमेशा, सॉरी 3 ग्रुप नंबर है इसका। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टीज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी और पीरियड में ग्रुप में ग्रेडेशन शो करेंगी, वेरिएशन शो करेंगी, चेंजेस शो करेंगी। जैसे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड में डिक्रीज होता है, ग्रुप में हमेशा इंक्रीज होता है। ऐसी टर्म पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसी टर्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी की सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं और पीरियड में ग्रुप में वेरिएशन शो करती हैं, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंड शो ग्रेडेशन मतलब वेरिएशन along the period and down the group, called periodic properties। इन्हें periodic properties बोला जाता है, समझ आई बात, ठीक है। तो इन periodic properties के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहली periodic property जो आएगी हमारे पास वो है atomic size या atomic radius। हमको यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ना है। अब कोई भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका मीनिंग जानना जरूरी है, डेफिनेशन पढ़नी जरूरी है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, सिंपल, एटम का रेडियस। मीनिंग इसका जो टर्म है इसे तो यही मीनिंग निकलता है कि जो एक एटम का रेडियस होगा एटॉमिक रेडियस है वो, ठीक है। बट इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम, दो तरीके से। कैसे, it is defined as the distance from the center of nucleus to valence shell। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। सिंपल बात है, जैसे आप मान लो ये मेरे पास न्यूक्लियस है और इस एटम में 3 शेल्स हैं, 3 शेल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। नॉर्मली जो एक सर्कल का रेडियस होता है, नॉर्मली जो एक सर्कल का रेडियस होता है हम यहाँ पे
जो शेल्स मान रहे हैं वो सर्कुलर शेल्स ही तो मान रहे हैं बोहर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक का जो भी डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग हम एक एटम को क्या मानते हैं, एक एटम 3 डायमेंशनल है, उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। और हमको ये भी बताया गया था सेकंड चैप्टर में दैट इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग की हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की जस्ट प्रोबेबिलिटी ही होगी, हम सर्टेन होकर कुछ नहीं बता सकते। हाइजेनबर्ग ने कंसेप्ट दिया था, ठीक है, कि हम अगर कह रहे हैं कि इस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, तो ये नहीं कह सकते करेगा, हम कहेंगे इस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स के फाइंडिंग करने की प्रोबेबिलिटी 90% तक है, उससे ज़्यादा परसेंटेज से हम डिफाइन कर नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम को डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा, मैं कहूंगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90%। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वहां तक का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 90% तक होगी, उसको एटॉमिक रेडियस बोला जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द रीजन वेयर probability of finding electron will be maximum, और मैक्सिमम भी अप टू 90% तक ही माना जाता है यहाँ पे। ये तो ये मान लो मेरे पास एक ऑर्बिटल है, सबशेल है, ठीक है। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 90% तक है, तो मैं इधर तक ही उसका डिस्टेंस कंसिडर करूँगा, तो इतना सा ही मेरे पास एटॉमिक रेडियस हो गया, ठीक है। जो एटॉमिक रेडियस है वो तीन तरह का होगा। 3 तरह का एटॉमिक रेडियस है। एक है कोवलेंट रेडियस, एक है मेटालिक रेडियस, और एक होता है वॉन्डर्स वॉल्स रेडियस। कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वॉन्डरवॉल्स रेडियस, ये हमारे पास 3 तरह के रेडियस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर 3 तरह के रेडियस हैं तो इन तीनों तरह के रेडियस को कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस किस के लिए यूज करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस है, देन डेफिनेशन करते हैं। कोवलेंट रेडियस, इसके नाम में ही आ रहा है कोवलेंट, तो कोवलेंट रेडियस हमेशा कब कंसिडर करेंगे, जब कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स होंगे। 2 एटम्स हैं, ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके क्या बनाया हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, मॉलिक्यूल बन गया। तो उस मॉलिक्यूल का अगर मुझे रेडियस पता करना है, मैं क्या यूज करूंगा, कोवलेंट रेडियस यूज करूंगा वर्ड, ठीक है, क्योंकि नाम में कोवलेंट आया। कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के लिए हम कोवलेंट रेडियस टर्म यूज करते हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स का साइज पता करने के लिए हमने इसको यूज करना है। और कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स नॉर्मली कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के केस में हम इसको यूज करेंगे। यूज्ड फॉर कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, एग्जाम्पल आ गए नॉन मेटल्स। नेक्स्ट आते हैं मेटालिक रेडियस। जो मेटालिक रेडियस है इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, ठीक है। जैसे इसमें मैं एक फिगर बनाकर दिखाऊं आपको,
ये मेरे पास एक एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, ठीक है। और इन दोनों एटम्स ने क्या किया हुआ है, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कॉमन किया हुआ है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एटम ने शेयर किया, इतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस एटम ने शेयर किया, ठीक है। 9-10 तक हम पढ़ते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। +1 में आके कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करते हैं। एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को शेयर करेंगे और ओवरलैपिंग शो करेंगे, ओवरलैपिंग शो करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेयरिंग होती है, और जब भी ऐसा होगा कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अल्टीमेटली तो शेयरिंग ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इस शेयरिंग की वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं मेटालिक रेडियस की, तो इसमें एक मेटल एटम और दूसरा मेटल एटम, ये दो मेटल एटम्स हैं मेरे पास, दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, साथ साथ पड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। तो यूज्ड टू प्रिडिक्ट द साइज ऑफ मेटल एटम्स, मेटल एटम्स के साइज को पता लगाने के लिए हम मेटालिक रेडियस यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल मेटल्स आ जाएगा, बार बार टर्म आई रही है मेटल, तो जो मेटालिक रेडियस है वो मेटल्स के केस में यूज करेंगे हम, ठीक है, मेटल्स। नेक्स्ट आता है वॉन डर वाल्स रेडियस। जो वॉन डर वाल रेडियस है ये हम तब यूज करते हैं अगर दो एटम्स ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, नॉन बॉन्डेड एटम्स के केस में इसे कंसिडर करते हैं हम। और कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं, कौन से ऐसी एलिमेंट्स हैं जो बॉन्ड बनाते ही नहीं कभी भी, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज। तो नोबल गैसेज के केस में उनके साइज को पता लगाने के लिए हम वॉन डर वाल रेडियस को यूज करेंगे, ठीक है। यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम्स। जो नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं इनके साइज को पता लगाने के लिए हम वॉन डर वाल रेडियस को यूज करते हैं, ठीक है। किस केस में, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज के केस में हमेशा वॉन डर वाल रेडियस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक एटम ये होगा मेरे पास, दूसरा एटम मेरे पास ये होगा, इनके बीच में गैप है, ना तो ये साथ साथ पड़े हुए हैं, ठीक है, और ना ही इन्होंने कोई शेयरिंग की हुई है, ओवरलैपिंग की हुई है, इनके बीच में गैप है। तो इन केसेस में हमेशा हम 3 टाइप की रेडियस को यूज करेंगे, ठीक है। तीनों ही केसेस में जो डेफिनेशन है वो सेम है। डेफिनेशन क्या होगी, कोवलेंट रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो, वो हमारे पास कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। जैसे ये देखो, इसको मैं मान लेता हूँ, ये मेरे पास बी है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये है, पूरे डिस्टेंस को ना हाफ कर दो, आप हाफ कर दो, तो ये जो इतना सा आपके पास आएगा ये कोवलेंट रेडियस है, ठीक है। कोवलेंट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए बी का हाफ है, और ये ए बी क्या है, कोवलेंटली एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस। यहां पे भी सारी की सारी डेफिनेशन सेम है, बस फर्क क्या होगा, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स, साथ वाले एटम्स। इसकी बात करें, इसमें क्या फर्क होगा, नॉन बॉन्डेड एटम्स लिखा जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन nuclei of 2 adjacent atoms।
ठीक है। तो मेटालिक रेडियस इज इक्वल टू, अगर ये ए और ये बी है तो उसका हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। एग्जैक्ट सेम केस यहाँ पे, 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स। वॉन्डरवॉल के लिए हमेशा नॉन बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए। अब हमने करना है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे कैसे वेरी करता है। अब इसकी हमने ग्रेडेशन पढ़नी है, वेरिएशन पढ़नी है। हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ लिया, तीन उसकी टाइप्स पढ़ ली, तीनों को किस किस केस में यूज करते हैं वो पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे इनकी वेरिएशन कैसे होती है, पीरियड में साइज कैसे वेरी करेगा, ग्रुप में साइज कैसे वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं हम। सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अगर इनके एटॉमिक नंबर देखें, लिथियम का 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके आसपास जो भी 3D स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने आसपास वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए बढ़ गई, अगर इसकी अट्रैक्शन बढ़ गई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए, इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए अट्रैक्शन, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज छोटा हो जाएगा। तो किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, सोल अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस नेट कितनी अट्रैक्शन दे रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नेट कितनी अट्रैक्शन मिल रही है। जितनी ज़्यादा उनको नेट अट्रैक्शन मिलेगी उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होगा और साइज छोटा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, नेट अट्रैक्शन कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपैंड करेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है जिससे आप समझ सकते हो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, नेट अट्रैक्शन फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का सबसे बड़ा रोल है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं, और पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही निकाल कर दिखाऊं, Z इफेक्टिव, ठीक है, तो लिथियम का कैसे निकालेंगे, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ये किया था हमने। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला। तो ये कितना दूर है, ये कितना पास है, उस पर डिपेंड करेगा। हम इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं। लिथियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कितना है, 3 है, ठीक है। मैंने कहा था वैलेंस शेल के साथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0.35 वैल्यू से शील्ड करते हैं, बट इसके साथ तो कोई है ही नहीं, बचा इनर शेल, है ना। जो सेकंड लास्ट शेल है वो कितनी वैल्यू से शील्ड करता था, 0.85 वैल्यू से शील्ड करता है, और अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 × 0.85, 3 - 1.7, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया मेरे पास 1.3। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो नेट अट्रैक्शन मिल रही है वो 1.3 वैल्यू जितनी मिल रही है। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड, बेरिलियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है Z वो 4 है माइनस। इस केस में शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा, बेरिलियम के केस में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मानता हूं, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस मानता हूं तो इसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितनी वैल्यू से शील्ड करेगा, 0.35।
तो एक इलेक्ट्रॉन 0.35 वैल्यू से शील्ड कर रहा है और अंदर वाले दो इलेक्ट्रॉन्स 0.85 वैल्यू से शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 माइनस 0.35 प्लस 1.7, 4 माइनस इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 2.05, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 1.95। लिथियम पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया वो 1.3 है। बेरिलियम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आया 1.95, ज़्यादा हो गया। वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए नेट अट्रैक्शन बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए नेट अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस के पास आएगा और साइज छोटा होगा। मैं सभी की कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा, बट इंक्रीज होएगी। तो मेन यहाँ पे आपको क्या रीज़न लिखना है, जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, दो बातें लिख देना। जैसे पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे। जब शेल्स इंक्रीज होते हैं ना तो साइज बढ़ता है हमेशा। यार मान लो फर्स्ट शेल ये रहा, सेकंड शेल ये रहा, थर्ड शेल ऐड होगा तो इतना साइज बढ़ा ना, तो शेल ऐड होने की वजह से साइज बढ़ता है। बट क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम है, साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ऊपर से Z इफेक्टिव इंक्रीजेज रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली जो Z इफेक्टिव है वो बढ़ रहा है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स, therefore size of atom decreases। ये तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे एटम्स का साइज हमेशा डिक्रीज होता रहता है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइज छोटा होता रहेगा, ठीक है। ये पीरियड में वेरिएशन है। डाउन द ग्रुप साइज कैसे वेरी करेगा वो पढ़ना है हमको, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, अल्कली मेटल्स लेते हैं। एल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ग्रुप में नीचे जाते हुए साइज हमेशा बढ़ता है, हमेशा नहीं बढ़ता, मतलब हमेशा बढ़ता है, बट हमको कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसलिए मैंने कहा हमेशा नहीं बढ़ता। नॉर्मली जनरली स्कूल लेवल के अकॉर्डिंग आप हमेशा कहते हो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा। और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने के लिए मेजरली 2 रीजंस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। 2 रीजंस हैं रिस्पॉन्सिबल जिस वजह से साइज हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला रीजन आता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमेशा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट भी हमेशा इंक्रीज होता रहता है। कैसे? ध्यान देना है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसके पास 2 शेल्स हैं, 2 शेल्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिर्फ 2 शेल्स हैं, छोटा साइज है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही फुली फिल्ड शेल है, भरा हुआ शेल है, जो शील्डिंग इफेक्ट शो कर सकता है। एक ही है सिर्फ, ठीक है। सेकंड में बात करूं अगर सोडियम की, 1 2 3। सोडियम के पास कितने शेल्स हो गए? 3। आपको देखने से पता लग रहा है, क्योंकि शेल ऐड हुआ तो साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है। क्योंकि यहाँ पे एक शेल ऐड हो गया, वो शेल ऐड होने की वजह से साइज हमेशा इंक्रीज होगा। सेकेंडली अब ये भी देखोगे, इस वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग ये वाला अंदर वाला शेल है, ये इनर फुली फिल्ड शेल है। इस केस में जो इनर फुली फिल्ड शेल्स हैं वो 2 हैं,
क्योंकि दो इनर फुली फिल्ड शेल्स हैं, भरे हुए शेल्स हैं, वो क्या करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा शो करेंगे, क्योंकि टू फुली फिल्ड शेल्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा आया। वो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से नेट अट्रैक्शन कम हो गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अट्रैक्शन कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे टू इनर फुली फील्ड शेल्स की वजह से जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जो डिफरेंस है वो कम आएगा ना। जब आंसर कम आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो नेट अट्रैक्शन भी तो कम होएगी। नेट अट्रैक्शन कम होएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा, साइज बढ़ेगा। रुबिडियम, रुबिडियम के केस में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हो गए हैं 4। शेल्स 4 होने की वजह से साइज इंक्रीज हुआ। सॉरी, रुबिडियम नहीं, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, 4 शेल्स हो गए, नंबर ऑफ शेल्स बढ़े। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इनर फुली फिल्ड शेल्स बढ़े, और जब इनर फुली फिल्ड शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव की वैल्यू कम आएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से नेट अट्रैक्शन कम होएगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा। तो मेन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होने के जो 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। ये 2 मेन रीजन की वजह से डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। नॉर्मली डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है शेल्स बढ़ने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे साइज डाउन द ग्रुप बढ़ने की बजाय या तो नियरली सेम रहेगा या कुछ यूनिट से कम हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउन द ग्रुप साइज नियरली सेम है मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा, और अगर इंक्रीज नहीं हो रहा मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं और क्यों आती हैं, इनका रीजन देखते हैं। देखो, इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। मैंने आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में बताया। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शंस प्रोवाइड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, वो शील्डिंग इफेक्ट है। इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर शील्डिंग इफेक्ट जो शो करता है वो S होता है। S ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग माना जाता है। P का थोड़ा सा वीक होगा, D का उससे भी वीक होगा, F का सबसे वीक होगा। जो D ऑर्बिटल्स है ना, वो काफ़ी डिफ्यूज्ड माने जाते हैं, डिफ्यूज्ड बड़े साइज के, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर फैले होंगे। दूर दूर फैले होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट शो नहीं कर पाते। सेम रीज़न फॉर F ऑर्बिटल्स। F ऑर्बिटल्स का साइज भी काफ़ी डिफ्यूज्ड होता है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा उनका। तो D और F का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सेप्शन जो आती है वो है 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है बोरोन, 2 शेल्स हैं, साइज सबसे छोटा है। बोरोन से मैं एल्यूमिनियम पे गया तो एल्यूमिनियम में एक शेल ऐड हो गया, 3 शेल्स हो गए, नंबर ऑफ शेल बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, नेट अट्रैक्शन कम होगी, साइज एक्सपेंड कर जाएगा। एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा है। जब मैं एल्यूमिनियम से गैलियम पे गया, इस एलिमेंट पे आया, तो गैलियम पे आने पे मैंने क्या देखा, साइज बढ़ना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बट गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से 2 यूनिट्स से छोटा होता है। आप कह सकते हो लगभग सेम होता है। कुछ बुक्स में आपको 2 यूनिट्स छोटा दिखाएंगे, कुछ बुक्स में लिखा होता है कि नियरली सेम साइज है। बट मेन बात तो ये है कि एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाने पे साइज बढ़ा क्यों नहीं, इंक्रीज क्यों नहीं हुआ साइज, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि जो गैलियम है ना, इस गैलियम के पीछे सबसे पहली बार, इस गैलियम के पीछे सबसे पहली बार डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आए। और अगर ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो इनमें डी ऑर्बिटल्स भी होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे। मैंने आपसे क्या कहा,
जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट हमेशा पुअर होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को, गैलियम के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएंगे। जब ज़्यादा रिपेल नहीं कर पाएंगे, जब डी ऑर्बिटल्स की वजह से इसकी वैल्यू कम है, मैंने बताया डी ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, पुअर होता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट अगर कम है, कम वैल्यू को मैं इसमें से माइनस करूंगा तो इसका आंसर तो ज़्यादा आएगा ना, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल्स के शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैलियम। गैलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेट अट्रैक्शन बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइज नियरली इसके इक्वल आ जाएगा। आप ये मानो कि एल्यूमिनियम का थर्ड शेल था, जब गैलियम आया तो फोर्थ शेल ऐड हो गया, गैलियम आने पे फोर्थ शेल ऐड हो गया, बट गैलियम के पीछे क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से नेट अट्रैक्शन बढ़ी, वो नेट अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस उतना ही आ गया। शेल ऐड होने की वजह से जितना साइज बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से उतना ही साइज कम भी हो गया, तो साइज लगभग सेम है, ठीक है। गैलियम का साइज लगभग सेम होता है एल्यूमिनियम के, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। समझा की बात? तो क्योंकि यहाँ पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पे साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो गई इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये। सेकंड एक्सेप्शन हमको कहाँ देखने को मिलती है? सेकंड एक्सेप्शन आती है, देखो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन क्यों दिखी, क्योंकि इसके पीछे सबसे पहली बार डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए। ये ऐसा एलिमेंट है जिसने फर्स्ट टाइम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को फेस किया, डी ऑर्बिटल्स को फेस किया। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में एफ ऑर्बिटल्स भी तो आएंगे कहीं पे, जोन से एलिमेंट्स एफ ऑर्बिटल्स को सबसे पहले फेस करेंगे, उनमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इस ट्रांजिशन डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 सीरीज होती हैं, 4 सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड फोर्थ सीरीज, ठीक है। जब मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज पे आऊँगा, साइज हमेशा इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। बट जब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज पे आता हूँ, साइज नियरली सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम साइज है। क्यों? आप कहोगे सर यहाँ पे तो शेल इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ पे आने पे शेल इंक्रीज हुआ है तो साइज तो बढ़ना चाहिए, बट साइज क्यों नहीं बढ़ा? क्यों? लगभग साइज सेम है, नियरली साइज सेम है, क्योंकि थर्ड सीरीज में ये वाला जो एलिमेंट है ना, हाफनियम, इसके पीछे ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, एफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, सॉरी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। इस डी ब्लॉक एलिमेंट के पीछे ये वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें एफ ऑर्बिटल्स होंगे, एफ ऑर्बिटल्स होंगे। वो एफ ऑर्बिटल्स होने की वजह से, उनका पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेट अट्रैक्शन बढ़ जाती है, और जब इनके लिए नेट अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ एक बार, जो हाफनियम एलिमेंट है इसके पीछे ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं जिनके पास एफ ऑर्बिटल्स हैं, और एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट पुअरेस्ट होता है, सबसे बेकार शील्डिंग इफेक्ट है। तो एफ ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होने की वजह से, इसकी वैल्यू सबसे कम होने की वजह से जो इनका डिफरेंस आएगा
Z इफेक्टिव वो ज़्यादा होगा। जब Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा नेट अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए, और जब इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लिए अट्रैक्शन बढ़ती है इनके एटम्स का साइज इनके एटम्स के साइज के नियरली सेम हो जाता है। तो हम कहते हैं साइज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज नियरली सेम टू दैट ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इन दोनों सीरीज के एलिमेंट्स का साइज नियरली सेम होता है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि इसके आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आए तो नाम दिया ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके आगे लेंथेनॉइड्स आए हमने नाम दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिमिलरली इनके आगे एक्टिनॉइड्स आएंगे उसको नाम देंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये दो सबसे मेजर एक्सेप्शंस हैं जो आपको याद होने चाहिए।